एक आदमी ये साबित करना चाहता था कि इंसान और भेड़िए के बीच कोई फर्क नहीं है। इसी सनक में वो पहाड़ के पीछे से एक मादा भेड़िया पकड़ लाया और उसके साथ संबंध बना लिए। लेकिन कुछ ही दिनों बाद बैक्टीरिया के संक्रमण से उसकी मौत हो गई। वहीं मादा भेड़िया गर्भवती हो गई और कुछ समय बाद बर्फबारी वाले एक दिन उसने मुझे जन्म दिया। मुझे जिंदा रखने के लिए वो भूखी होने पर मुझे अपना दूध पिलाती और ठंड से बचाने के लिए हमेशा अपने सीने से लगाकर रखती थी। एक दिन मेरे गुरुजी पहाड़ पर आए और संयोग से मुझे देख लिया। हैरानी की बात यह थी कि मादा भेड़िया ने उन्हें रोकने की कोशिश नहीं की। उसने बस एक बार दूर से मेरी ओर देखा और फिर चुपचाप जंगल की ओर चली गई। बाद में जब गुरुजी ने मुझे पूरी सच्चाई बताई तो मैं कई बार उस मादा भेड़िया को ढूंढने पहाड़ पर गया, लेकिन वो फिर कभी दिखाई नहीं दी। हाँ, बचपन से ही मैं बाकी लोगों से अलग था। गांव के दूसरे बच्चे जब पहाड़ पर जाते तो उनके साथ अक्सर अजीब अजीब घटनाएं हो जाती थीं, लेकिन मेरे साथ कभी कुछ बुरा नहीं हुआ। उल्टा हर बार मुझे कोई ना कोई जंगली शिकार मिल जाता था। गुरुजी को भी इसकी आदत पड़ चुकी थी। मैं जैसे ही शिकार लेकर घर लौटता, वे उसे उठाकर सीधे रसोई में खाना बनाने लग जाते। लेकिन जब मैं 16 साल का हुआ तो गुरुजी ने अचानक मुझे पहाड़ पर जाने से मना कर दिया और उसी साल मेरी मुलाकात एक बार फिर उस मादा भेड़िया से हुई। मेरे गुरुजी आसपास के कई गांवों में मशहूर ज्योतिषी और भाग्य बताने वाले थे। एक दिन वे किसी का भविष्य बताने बाहर गए हुए थे। उनके जाते ही गांव के झांग चाचा घबराए हुए हमारे घर आ पूछे। जब उन्हें पता चला कि गुरुजी घर पर नहीं हैं, तो उनके चेहरे का रंग उड़ गया। तभी हम दोनों एक दूसरे की ओर देख ही रहे थे कि अचानक झांग चाचा मेरे पास आए और मुझसे पूछने लगे। मुझे देखकर उन्होंने पूछा, तुम्हें इन चीजों की कितनी समझ है? मैंने सिर हिलाकर कहा, थोड़ी बहुत। उन्होंने कहा, अच्छा जरा देखो तो मेरे हाथ को क्या हो गया है। इतना कहकर चाचा झांग ने अपनी बाजू ऊपर की। उनका हाथ देखते ही मैं बुरी तरह चौंक गया। उनकी बाह पर दो कतारों में गहरे खून से सने दांतों के निशान थे, मानो किसी जंगली दरिंदे ने बुरी तरह काट लिया हो। वह घाव बेहद डरावना लग रहा था। मैंने तुरंत पूछा, चाचा ये कैसे हुआ? उन्होंने गहरी सांस लेते हुए कहा, परसों मैं पहाड़ पर शिकार करने गया था। वहां मुझे एक बहुत बड़ा भेड़िया दिखा। सोचा इसे बेचकर अच्छे पैसे मिल जाएंगे, इसलिए मैंने उस पर गोली चला दी। मैंने अपनी आंखों से देखा कि वो वहीं गिर पड़ा था, लेकिन जैसे ही मैं उसके पास पहुंचा वो अचानक फिर से उठ खड़ा हुआ और मेरी बाह पर जोर से काट लिया। शुरुआत में मैंने इसे गंभीरता से नहीं लिया, बस घाव पर पट्टी बांधी और घर लौट आया। लेकिन एक हफ्ता बीत गया, फिर भी घाव भरने की बजाय और भी खराब होता गया। तब मुझे लगा कि शायद मेरा सामना किसी अशुभ या रहस्यमयी चीज से हुआ है, इसलिए आज मैं तुम्हारे गुरुजी से मदद लेने आया हूं। उनकी पूरी बात सुनकर मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। कहीं जिस भेड़िए को उन्होंने गोली मारी थी वह मेरी भेड़िया माँ तो नहीं? ये सोचकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैंने तुरंत अपना दवाइयों का बैग उठाया और चाचा झांग से कहा कि वे मुझे उसी जगह ले चलें जहां उन्होंने कल शिकार किया था। कुछ ही देर में हम एक बड़े पेड़ के नीचे पहुंचे। वहां पहुंचते ही मेरी नजर जमीन पर फैले ताजा खून के निशानों पर पड़ी। मेरा मन और भी बेचैन हो गया। इसके बाद मैं हर दिशा में उस भेड़िए को खोजने लगा, लेकिन अंधेरा होने तक तलाश करने के बावजूद उसका कोई सुराग नहीं मिला। इसके बाद मैंने अपना दवाइयों का बैग उस बड़े पेड़ के नीचे रख दिया और जोर से पुकारा, माँ, मैं दवा यहीं रखकर जा रहा हूं। इतना कहकर मैं भारी मन से घर लौट आया। जब मैं घर पहुंचा तब तक गुरुजी वापस आ चुके थे। झांग चाचा उन्हें देखते ही तुरंत उनके पास गए और अपनी घायल बांह दिखाने लगे। गुरुजी ने घाव पर बस एक नजर डाली और शांत स्वर में बोले, घर जाओ, आज रात इस घाव पर कुंवारे लड़के का मूत्र लगाकर पट्टी कर लेना और याद रखना, आज के बाद इस पहाड़ पर कभी शिकार मत करना। अगर फिर शिकार करते हुए कोई मुसीबत आई तो मेरे पास मत आना। ये सुनते ही झांग चाचा बार बार सिर हिलाकर हामी भरने लगे और जल्दी जल्दी अपने घर चले गए। लेकिन उनके जाते ही गुरुजी उनकी पीठ देखते हुए धीरे से बुदबुदाए, कर्म का फल हर किसी को मिलता है, एक जान के बदले एक जान। लगता है झांग लड़का आज की रात नहीं बच पाएगा। हालांकि उस समय मेरा ध्यान झांग चाचा पर बिल्कुल नहीं था। मेरे मन में तो सिर्फ मेरी भेड़िया माँ की वही घायल और तड़पती हुई तस्वीर घूम रही थी। रात का खाना खाकर मैं बेचैन मन से अपने कमरे में सोने चला गया। आधी रात को मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई मुलायम रोएदार चीज मेरे चेहरे को धीरे धीरे सहला रही हो। मैं आंखें खोलना चाहता था, लेकिन जैसे मेरी पलकों पर किसी ने बोझ रख दिया हो। लाख कोशिश करने के बाद भी मैं आंखें नहीं खोल सका। अगली सुबह जब मैंने दरवाजा खोला तो बाहर का नजारा देखकर मैं हैरान रह गया।
दरवाजे पर कई बड़े बड़े जंगली खरगोश रखे थे और उनके नीचे मेरा वही दवाइयों का बैग पड़ा था जिसे मैं पिछली शाम पेड़ के नीचे छोड़ आया था। उसे देखते ही मेरी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। इसका मतलब था कि मेरी भेड़िया माँ जिंदा थी और रात में मुझसे मिलने भी आई थी। मैं खुशी खुशी खरगोश उठाकर घर के अंदर भागा, लेकिन जो गुरुजी हमेशा जंगली शिकार देखकर खुश हो जाते थे, इस बार उनका चेहरा अचानक गंभीर हो गया। उन्होंने मेरी तरफ देखते हुए कहा, शाओटियन, आज के बाद जो भी चीजें यहाँ भेजी जाएंगी, हम दोनों उनमें से कुछ भी नहीं खाएंगे। गुरुजी बोले, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनसे पंगा नहीं लिया जा सकता। मुझे समझ नहीं आया कि वे किसकी बात कर रहे थे, लेकिन मैंने उनकी बात मान ली और वो जंगली खरगोश पड़ोसी को दे दिया। खाना खाने के बाद गुरुजी दुकान में बैठे थे। तभी कोई उन्हें भविष्य बताने के लिए बुलाने आया, लेकिन उन्होंने यह कहकर मना कर दिया कि उन्हें थोड़ी देर में ज़रूरी काम है। मैं सोच ही रहा था कि आखिर कौन सा काम होगा। तभी गांव का मुखिया हड़बड़ाते हुए दुकान में घुसा और बोला, अरे लाउली, जल्दी मेरे साथ झांग के घर चलो, बूढ़ा झांग अपने घर में मरा पड़ा है। ये सुनकर मैं सन्न रह गया, क्योंकि दादाजी ने कल ही कहा था कि बूढ़ा झांग आज रात नहीं बचेगा, और सचमुच आज उसकी मौत हो गई थी। आमतौर पर ऐसी घटनाओं में गुरुजी मुझे अपने साथ ले जाते थे, लेकिन इस बार उन्होंने साफ मना कर दिया। मुझे दुकान पर ही रुककर निगरानी करने को कहा। गुरुजी के जाने के बाद मैं शाम के 6 बजे तक इंतजार करता रहा, लेकिन कोई ग्राहक नहीं आया। जैसे ही मैं दुकान बंद करने वाला था, तभी एक औरत अंदर आई। मैंने पूछा, क्या आप अपना भविष्य दिखवाने आई हैं? मेरे गुरुजी बाहर गए हैं और हम रात में भविष्य नहीं बताते। महिला ने सिर हिलाकर कहा कि उसे नियम पता है। फिर बोली कि वो सिर्फ अपनी टांग का घाव दिखाने आई है। ये कहते हुए उसने अपनी पैंट ऊपर की और घाव दिखाया। ध्यान से देखने पर मुझे पता चला कि वो गोली का घाव था और गोली अभी भी उसके पैर के अंदर फंसी हुई थी। लेकिन मेरे पास बेहोशी की दवा नहीं थी, इसलिए मैंने उसे अस्पताल जाने की सलाह दी। महिला ने मना कर दिया और कहा, ज़रूरत नहीं, मैं आज खास तौर पर तुम्हारे पास ही आई हूँ। जब उसने मेरी कोई बात नहीं मानी, तो आखिरकार मुझे मजबूरी में उसका इलाज शुरू करना पड़ा। करीब आधे घंटे की मेहनत के बाद आखिरकार मैंने उसके शरीर में फंसी गोली निकाल ही दी। तब तक जमीन पर काफी खून बह चुका था, लेकिन वो औरत पूरे समय बिना एक भी आह भरे सब कुछ सहती रही। बस उसका चेहरा दर्द की वजह से थोड़ा पीला पड़ गया था। मैंने उसके घाव पर पट्टी बांधी। इसके बाद वो उठी और दरवाजे की ओर चल दी, लेकिन अगले ही पल वो 2 बड़े जंगली खरगोश लेकर वापस लौट आई। उसने खरगोशों को जमीन पर रखा, मेरी ओर एक बार प्यार से देखा और फिर बिना कुछ कहे मुड़कर चली गई। मैं तुरंत उसके पीछे भागा, लेकिन जब तक दरवाजे तक पहुंचा, वो रहस्यमयी औरत कहीं गायब हो चुकी थी। उसी समय गुरुजी बाहर से लौट आए। जैसे ही उनकी नजर जमीन पर फैले खून पर पड़ी, उनका चेहरा गंभीर हो गया। वे तेजी से मेरे पास आए और बोले, शाओतियान, अभी यहां कौन आया था? गुरुजी को इतना घबराया हुआ देखकर मैंने तुरंत जवाब दिया, करीब 40-45 साल की एक औरत आई थी। मेरी बात सुनकर गुरुजी हल्का सा मुस्कुराए और बोले, औरत? वो कोई और नहीं, तुम्हारी मां थी, तुम्हें देखने आई थी। यह सुनते ही मैं सन्न रह गया। मेरा चेहरा एकदम सफेद पड़ गया। गुरुजी ने तुरंत पूछा, उसने तुमसे क्या कहा? मैंने बिना कुछ छिपाए शुरू से लेकर आखिर तक सारी बात उन्हें बता दी। सब सुनने के बाद गुरुजी बाहर की ओर देखकर ऊंची आवाज में बोले, इंसानों का अपना रास्ता होता है और आत्माओं तथा अलौकिक प्राणियों का अपना। अगर तुम सच में श्याओतियान की भलाई चाहती हो, तो अब यहां दोबारा मत आना। मैं घबराकर दरवाजे के बाहर अंधेरे को देखने लगा। पता नहीं ये मेरा भ्रम था या सच, लेकिन मुझे ऐसा लगता जैसे अंधेरे में किसी की 2 आंखें लगातार मुझे देख रही हों। उस दिन के बाद मेरी मां फिर कभी मुझसे मिलने नहीं आई और हमारे दरवाजे पर जंगली खरगोश या कोई दूसरा शिकार भी फिर कभी दिखाई नहीं दिया। एक दिन दोपहर के समय गांव के मुखिया घबराए हुए हमारे घर का दरवाजा खोलकर अंदर आए। उन्होंने कहा, माओ गुरुजी, गांव के बाहर रहने वाले बढ़ई चेन की मौत हो गई है, कृपया चलकर एक बार देख लीजिए। मुखिया की कांपती हुई आवाज सुनकर लग रहा था कि उन्होंने कोई बेहद भयावह दृश्य देखा है। गुरुजी ने गंभीर होकर पूछा, चेन बढ़ई की मौत कैसे हुई? मुखिया का चेहरा सफेद पड़ गया। उन्होंने सिर हिलाते हुए कहा, मैं ठीक से बता नहीं सकता। गुरुजी बोले, जो भी देखा है साफ साफ बता दो। मुखिया कुछ देर तक चुप रहे, फिर बोले, ऐसा लगता है कि उसकी मौत ना तो स्वाभाविक थी और ना ही किसी इंसान ने उसे मारा है। मैंने तुरंत पूछा, तो फिर किसने? मुखिया ने और कहा,
उसे किसी जंगली जानवर ने मार डाला। उसका सीना फाड़कर पूरा कलेजा निकाल लिया गया था। यह सुनते ही गुरुजी का चेहरा गंभीर हो गया। उन्होंने तुरंत अपना सामान उठाया और गांव के मुखिया के साथ बाहर निकल पड़े। मैं भी कुछ कहने ही वाला था कि गुरुजी अचानक मुड़े और मुझे सख्त नजरों से देखते हुए बोले, तुम यही दुकान में रहना। फिर उन्होंने कहा, और याद रखना, अगर वो जानवर दोबारा यहाँ आए तो उससे कहना कि जो कुछ वो कर रहा है उसका दंड उसे भगवान जरूर देंगे। इतना कहकर गुरुजी चले गए। उनकी बातें सुनकर मैं पूरी तरह सन्न रह गया। क्या गुरुजी का इशारा मेरी भेड़िया माँ की तरफ था? क्या सचमुच चेन बढ़ई को उसी ने मारा था? लेकिन उसने ऐसा क्यों किया? इन्हीं सवालों के साथ मैं बेचैनी से शाम होने का इंतजार करता रहा। रात को जब गुरुजी वापस लौटे तो घर में घुसते ही उन्होंने मुझसे कहा, अपना सामान तैयार कर लो, कल सुबह तड़के तुम मेरे साथ पहाड़ पर चलोगे। पहाड़ पर? हम पहाड़ पर क्यों जाएंगे? मैंने घबरा कर पूछा। गुरुजी ने सख्त लहजे में सिर्फ इतना कहा, जिसने हत्या की है उसे उसकी सजा मिलनी ही चाहिए। इतना कहकर वे बिना मेरी ओर देखे अपने कमरे में जाकर सो गए। उनकी बात सुनते ही मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। मैं समझ गया कि गुरुजी कल पहाड़ पर जाकर मेरी भेड़िया माँ का सामना करने वाले हैं। इसीलिए रात गहराते ही और गुरुजी के सो जाने के बाद मैं चुपके से घर से निकल पड़ा। मेरा इरादा था कि पहाड़ पर जाकर पहले ही माँ को इस बारे में बता दूं। हमारे गांव के पीछे ही पहाड़ था, लेकिन वहां पहुंचने के लिए शमशान और कब्रिस्तान वाले रास्ते से होकर जाना पड़ता था। कुछ ही दिन पहले झान चाचा की मौत हुई थी, इसलिए पूरे रास्ते जमीन पर अंतिम संस्कार में चढ़ाए गए कागजी नोट बिखरे पड़े थे। ये सब देखकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैंने डर के मारे अपने कदम तेज कर दिए, लेकिन जैसे ही मैं दौड़कर उस रास्ते को पार करने वाला था, तभी अचानक मेरे कानों में सरसराहट की आवाज आई। उसके तुरंत बाद एक बेहद डरावनी और अजीब हंसी सुनाई दी। मैं बुरी तरह चौंक गया। मैंने कांपते हाथों से टॉर्च उठाई और आवाज की दिशा में रोशनी डाली। कागजी नोटों से भरे रास्ते के आखिर में एक बूढ़ी औरत खड़ी थी। उसने जानवर की खाल जैसी पुरानी पोशाक पहन रखी थी। उसका चेहरा झुर्रियों से भरा हुआ था और वो अपनी सूखी हड्डियों जैसी उंगलियों से एक कब्र खोद रही थी। सबसे डरावनी बात यह थी कि वो कोई साधारण कब्र नहीं, बल्कि अभी अभी दफनाए गए झांग चाचा की कब्र थी। मैं डर के मारे भाग जाना चाहता था, लेकिन किसी तरह खुद को संभाला और थोड़ा पास जाकर कांपती आवाज में पूछा, दादी, आप यहां क्या कर रही हैं? बूढ़ी औरत ने धीरे से मेरी तरफ देखा। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। फिर वो नुकीली और कर्कश आवाज में बोली, बहुत भूख लगी है, कुछ खाने आई हूं। इतना कहकर वो फिर से कब्र खोदने लगी। उसकी बात सुनते ही मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। ये तो झांग चाचा की कब्र थी। आखिर कब्र के अंदर ऐसा क्या था जिसे वो खाना चाहती थी? मैं वही खड़ा रह गया। ना आगे बढ़ने की हिम्मत हो रही थी और ना ही पीछे मुड़कर भागने की। झांग चाचा मेरे बड़े थे। मैं उनकी कब्र किसी को यूं ही खोदते हुए देखकर चुप नहीं रह सकता था। मैंने हिम्मत जुटाई और उससे दोबारा कुछ पूछने ही वाला था कि तभी वो बूढ़ी औरत अचानक सिर उठाकर मेरी ओर देखने लगी। कुछ पल तक वो बिना पलक झपकाए मुझे घूरती रही। फिर धीरे धीरे मेरी तरफ बढ़ते हुए बोली, अच्छा अच्छा, तो तुम वही बच्चे हो जिसे कई साल पहले ग्रे बहन ने बचाया था, है ना? उसकी बात सुनकर मैं सन्न रह गया। क्या वो जिस ग्रे बहन की बात कर रही थी वो मेरी वही भेड़िया माँ थी जिसने बचपन में मुझे अपना दूध पिलाकर पाला था? मैं अभी इसी सोच में डूबा हुआ था कि बूढ़ी औरत फिर बोली, आओ जरा मेरा भी भाग्य देखो, बताओ ये बुढ़िया अभी कितने साल और जिएगी। इतना कहते ही उसके चेहरे पर एक अजीब और डरावनी मुस्कान फैल गई। उसके मुंह से दो लंबे पीले और नुकीले दांत साफ दिखाई देने लगे, जिससे उसका चेहरा और भी भयावह लगने लगा। मैं डर के मारे चुप खड़ा रहा। मेरे जवाब न देने पर वो झुंझला कर बोली, जल्दी करो, अगर और देर की तो मुझे बहुत भूख लग जाएगी, फिर हो सकता है कि मैं तुम्हें ही एक ही निवाले में निगल जाऊं। उसकी बात सुनकर मेरे पूरे शरीर में सिहरन दौड़ गई। मैंने कांपते हाथों से टॉर्च उठाई और ध्यान से उसका चेहरा देखने लगा। कुछ देर तक उसे गौर से देखने के बाद मैंने सावधानी से कहा, अगर मेरी गणना सही है तो आपकी उम्र अभी लगभग 10 साल और बाकी है। मेरी बात सुनकर बूढ़ी औरत कुछ देर तक चुप रही। फिर उसने गहरी सांस लेकर कहा, मेरी अपनी गणना भी लगभग यही कहती है। इतना कहकर वो अजीब ढंग से अपना शरीर मरोड़ते हुए धीरे धीरे अंधेरे में चली गई। लेकिन कुछ ही पल बाद घने अंधेरे से उसकी कर्कश आवाज फिर सुनाई दी, 1 महीने बाद मैं फिर आऊंगी, तब दोबारा मेरा भाग्य बताना। उस बूढ़ी औरत की आवाज अंधेरे में गूंज उठी,
उम्मीद है तब तक तुम इस बुढ़िया को जीने की कोई उम्मीद दे पाओगे। उसकी ये बात सुनकर मैं उलझन में पड़ गया। आखिर वो मुझसे कैसी उम्मीद चाहती थी। मैं काफी देर तक वहीं खड़ा सोचता रहा। जब होश आया तो करीब 15 मिनट लगाकर मैंने झांग चाचा की उखड़ी हुई कब्र को फिर से ठीक तरह से मिट्टी से भर दिया। इसके बाद मैं पहाड़ की ओर बढ़ गया। वहां पहुंचकर मैं उसी बड़े पेड़ के नीचे खड़ा हुआ जहां पहले भी आया था। मैंने कई बार जोर जोर से अपनी मां को पुकारा, लेकिन इस बार भी कोई जवाब नहीं मिला। आखिरकार मैंने ऊंची आवाज में चिल्लाकर कहा, मां, गुरुजी कल सुबह तुम्हें ढूंढने पहाड़ पर आने वाले हैं। अगर तुम मेरी आवाज सुन सकती हो तो कृपया यहां से चली जाना। इतना कहकर मैं जल्दी जल्दी घर लौट आया। अगली सुबह गुरुजी ने मुझे देखा और स्वर में पूछा, सारा सामान तैयार है? मैंने तुरंत जवाब दिया, जी सब तैयार है। गुरुजी बोले, ठीक है, अब चलते हैं। लेकिन हम घर से बाहर निकल ही रहे थे कि तभी दूर से एक काली मर्सिडीज बेंज आकर हमारे दरवाजे पर रुकी। उसमें से एक सूट बूट पहने, हाथ में ब्रीफकेस लिए व्यक्ति उतरा। वो सीधे गुरुजी के पास आया और आदर से बोला, नमस्ते गुरुजी, मैंने पिछले हफ्ते आपको फोन किया था। आपने ही कहा था कि आज आकर मिलूं। अगर संभव हो तो कृपया आज मेरा भविष्य देख दीजिए। उस आदमी को देखते ही मेरी नजर उसके चेहरे पर टिक गई। उसके होंठ के पास एक काला तिल था। हमारे विद्या ज्ञान के अनुसार ऐसा तिल धन, ऐश्वर्य और अच्छे भोजन का संकेत माना जाता है, लेकिन उसके दोनों गालों की हड्डियां बराबर नहीं थीं। साथ ही उसकी एक भौं के नीचे लाल रंग का एक छोटा सा तिल भी था। हमारी परंपरा में ऐसे लाल तिल को अशुभ तिल माना जाता है, जो क्रूर स्वभाव और बड़े संकट का संकेत देता है। इतना ही नहीं, उसके माथे का भाग भी फीका और निस्तेज दिखाई दे रहा था। यह साफ बता रहा था कि वो हाल ही में किसी बड़ी मुसीबत में फंसा हुआ था। उसे देखकर मुझे पहले ही एहसास हो गया था कि उसकी परेशानी सिर्फ व्यापार तक सीमित नहीं है। बहुत संभव था कि उसका संबंध किसी इंसान की मौत से भी जुड़ा हो। लेकिन गुरुजी ने उस पर सिर्फ एक नजर डाली और हाथ हिलाते हुए बोले, आज मेरे पास समय नहीं है, अगले हफ्ते आना। यह सुनते ही वो आदमी बेचैन होकर बोला, मास्टर ली, पिछले हफ्ते ही तो हमने समय तय किया था और मेरी कंपनी का मामला सच में बहुत जरूरी है। गुरुजी हल्की सी मुस्कान के साथ बोले, कंपनी? अगर सच में सिर्फ कंपनी की बात होती तो मैं अभी यहीं तुम्हारा भाग्य बता देता। इतना कहकर गुरुजी ने उसे गहरी नजरों से देखा। वह आदमी अचानक असहज हो गया। उसने दांत भींचते हुए कहा, ठीक है, मैं अगले सोमवार फिर समय पर आ जाऊंगा। इतना कहकर वो अपनी काली मर्सिडीज बेंज में बैठा और वहां से चला गया। गुरुजी कुछ देर तक जाती हुई कार को देखते रहे, फिर मेरी ओर मुड़कर बोले, शियाओ तियान, अगले सोमवार इस आदमी का भविष्य तुम देखना। मैं हैरानी से उनकी ओर देखने लगा। उन्होंने शांत स्वर में कहा, हो सकता है अगले सोमवार तक मैं वापस ना लौटूं। उनकी आवाज में न कोई डर था और ना ही घबराहट, बस एक अजीब सी शांति थी। मैं चौंक गया। गुरुजी, आपका क्या मकसद है? आप वापस क्यों नहीं आएंगे? लेकिन उन्होंने मेरे सवाल का कोई जवाब नहीं दिया, बस मेरा हाथ पकड़ा और मुझे अपने साथ पहाड़ की ओर ले चले। पूरे रास्ते उन्होंने एक शब्द भी नहीं कहा। करीब आधे घंटे बाद हम पहाड़ की तलहटी में पहुंच गए। गुरुजी कुछ देर तक ऊपर जाने वाले रास्ते को देखते रहे। उनके चेहरे पर गहरी चिंता साफ दिखाई दे रही थी। फिर उन्होंने अपने थैले से 3 तांबे के सिक्के और 3 चंदन की अगरबत्तियां निकाली और उन्हें जमीन में गाड़ दिया। मैं समझ गया कि गुरुजी पर्वत देवता से अनुमति मांग रहे हैं। उन्होंने मुझे पहले बताया था कि हर पहाड़, चाहे छोटा हो या बड़ा, उसका एक पर्वत देवता होता है जो वहां रहने वाले सभी जीवों और पूरी पर्वत भूमि की रक्षा करता है। आज हम मेरी भेड़िया मां को पकड़ने के इरादे से पहाड़ पर आए थे। ये मानो पर्वत देवता के अधिकार क्षेत्र में हस्तक्षेप करना था। इसलिए अंदर जाने से पहले गुरुजी धूप जलाकर पर्वत देवता से अनुमति और आशीर्वाद मांग रहे थे। लेकिन अगले ही पल एक हैरान कर देने वाली घटना हुई। जैसे ही गुरुजी ने तीनों तांबे के सिक्के जमीन में गाड़े, वे अचानक अपने आप उछलकर बाहर आ गए। इसका मतलब साफ था, पर्वत देवता ने हमें पहाड़ पर जाने की अनुमति नहीं दी थी। ये देखकर गुरुजी का चेहरा उतर गया। उन्होंने हल्की सी ठंडी हंसी और बोले, चाहे पर्वत देवता माने या ना माने, आज हमें ऊपर जाना ही होगा। इतना कहकर उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे अपने साथ पहाड़ पर ले गए। लेकिन पहाड़ पर चढ़ते ही मुसीबतें हमारा पीछा करने लगीं। कभी जहरीले सांप रास्ता रोक लेते तो कभी खूंखार जंगली जानवर सामने आ जाते।
ऐसा लग रहा था जैसे पर्वत देवता हर हाल में हमें आगे बढ़ने से रोकना चाहते हों। लेकिन दूसरी ओर इसका यह मतलब भी था कि वे मेरी भेड़िया माँ की रक्षा कर रहे थे। मैं और गुरुजी सुबह से लेकर शाम तक पूरे पहाड़ में उसे ढूंढते रहे, लेकिन उसका कहीं कोई निशान नहीं मिला। मन ही मन मैं खुश था कि अब शायद हम वापस घर लौट जाएंगे। लेकिन तभी गुरुजी ने वहीं एक अस्थायी झोपड़ी बनानी शुरू कर दी। उन्हें देखकर मुझे समझ आ गया कि इस बार वे मेरी माँ को पकड़े बिना लौटने वाले नहीं थे। झोपड़ी तैयार होने के बाद हमने थोड़ा सा खाना खाया। फिर मैंने गुरुजी से कहा, आप आराम कर लीजिए, आज रात मैं पहरा दूंगा। गुरुजी ने कुछ नहीं कहा, बस सिर हिलाया और झोपड़ी के अंदर जाकर लेट गए। लेकिन मेरी आंखों में बिल्कुल भी नींद नहीं थी। मैं लगातार अपनी माँ की चिंता में डूबा हुआ था। तभी अचानक दूर कहीं से सरसराहट की आवाज सुनाई दी। अगले ही पल अंधेरे में हरे रंग की चमकती हुई दो आंखें दिखाई दी। उन्हें देखते ही मेरे पूरे शरीर में ठंडा पसीना छूट गया। मैं तुरंत पीछे मुड़कर गुरुजी को जगाने ही वाला था कि देखा, पता नहीं कब से वे मेरे ठीक पीछे खड़े थे। वे उसी दिशा में गहरी नजरों से देख रहे थे जहां वे हरी आंखें अभी अभी गायब हुई थीं। मैं कुछ कहने ही वाला था कि गुरुजी ने हाथ उठाकर मुझे चुप रहने का इशारा किया और बोले, मैं समझ गया हूं, तुम अंदर जाकर सो जाओ। मैं झोपड़ी में जाकर लेट गया, लेकिन आधी नींद और आधी जागी हुई हालत में अचानक मेरे कानों में बाहर से बहुत तेज शोर शराबे की आवाज आने लगी। बाहर से आ रही आवाजें ऐसी थी मानो कोई जबरदस्त लड़ाई चल रही हो। मैंने पूरी ताकत लगाकर आंखें खोलने की कोशिश की, लेकिन मेरा शरीर जैसे सुन्न हो गया था। मैं चाहकर भी हिल नहीं पा रहा था। तभी किसी मुलायम और रोएदार चीज ने धीरे धीरे मेरे चेहरे को सहलाया। उस स्पर्श से मेरे बेचैन मन को थोड़ी शांति मिली और मैं गहरी नींद में डूब गया। अगली सुबह गुरुजी की बेहद कमजोर आवाज सुनकर मेरी नींद खुली। मेरा दिल जोर से धड़कने लगा। मैं तुरंत उठकर बाहर भागा। बाहर का नजारा देखकर मैं सन्न रह गया। चारों तरफ तबाही मची हुई थी। हर जगह भयंकर लड़ाई के निशान दिखाई दे रहे थे। कुछ दूर गुरुजी खून से लथपथ जमीन पर पड़े थे। उनके पूरे शरीर पर छोटे बड़े अनगिनत घाव थे। मैं पागलों की तरह उनकी ओर दौड़ा, उन्हें अपनी बाहों में उठाया और जितनी तेज हो सकता था पहाड़ से नीचे अस्पताल की ओर भागा। लेकिन अस्पताल पहुंचते पहुंचते ज्यादा खून बह जाने की वजह से गुरुजी बेहोश हो चुके थे। डॉक्टरों ने बिना देर किए उन्हें ऑपरेशन थिएटर में पहुंचा दिया। मैं बाहर गलियारे में बैठा बार बार उनके शरीर पर बने घावों के बारे में सोच रहा था। हर सबूत मुझे एक ही तरफ इशारा कर रहा था, मेरी भेड़िया माँ की ओर। मेरे मन में बार बार वही डरावना दृश्य उभर रहा था जिसमें मेरी माँ गुरुजी पर बेरहमी से हमला कर रही थी। लेकिन मैं समझ नहीं पा रहा था आखिर मेरी माँ ऐसा क्यों करती। कुछ देर बाद ऑपरेशन थिएटर का दरवाजा खुला। डॉक्टर बाहर आए और बोले, फिलहाल उनकी जान बच गई है, लेकिन उन्हें होश आने में अभी काफी समय लगेगा और इलाज के दौरान हर दिन लगभग 3,000 रुपए का खर्च आएगा। डॉक्टर की बात सुनकर ऐसा लगा जैसे मेरे ऊपर आसमान टूट पड़ा हो। गुरुजी हमेशा लोगों का भविष्य बताते थे, लेकिन बदले में कभी ज्यादा पैसे नहीं लेते थे। कल के इलाज में हमारी सारी जमा पूंजी खत्म हो चुकी थी। मेरे पास कोई और रास्ता नहीं था। मैं तुरंत बस से गांव लौटा और गांव वालों से उधार मांग मांग कर किसी तरह 5-6 हजार रुपए इकट्ठा किए। पैसे मिलते ही मैं बिना एक पल गवाए वापस अस्पताल पहुंचा और सारी रकम जमा कर दी। अस्पताल से लौटते समय जब मैं उस पहाड़ के पास पहुंचा जहां मेरी भेड़िया माँ रहती थी, तो मैं अपने गुस्से को रोक नहीं पाया। मैं पहाड़ की ओर देखकर जोर से चिल्लाया, माँ, तुमने गुरुजी के साथ इतनी बेरहमी क्यों की? आखिर क्यों? मैं बहुत देर तक पुकारता रहा, लेकिन मुझे कोई जवाब नहीं मिला। गुरुजी के इलाज के लिए पैसों की सख्त जरूरत थी। अगली सुबह मैं बहुत जल्दी दुकान खोलकर बैठ गया, लेकिन जो भी ग्राहक आते गुरुजी को न देखकर वापस लौट जाते। मैं चिंता में डूबा बैठा था कि तभी कुछ दिन पहले काली मर्सिडीज बेंज से आया वही आदमी अंदर आया। अंदर आते ही उसने चारों तरफ देखा और पूछा, क्या मास्टरली घर पर नहीं है? मैंने जवाब दिया, गुरुजी अभी यहां नहीं है, आज उन्होंने आपका भाग्य देखने की जिम्मेदारी मुझे दी है। मेरी बात सुनते ही उसके चेहरे पर शक उभर आया। वो बोला, अगर तुम देखोगे तो रहने ही दो। इतना कहकर वो मुड़कर जाने लगा। मैंने तुरंत आवाज दी, जरा ठहरिए साहब, क्या आपको जरा भी डर नहीं कि कहीं किसी और के अपराध का इल्जाम आपके सिर ना आ जाए? मेरी बात सुनते ही वो रुक गया। उसने पलटकर मुझे गौर से देखा और अविश्वास भरे स्वर में पूछा, क्या तुम सच में भविष्य देखना जानते हो? मैंने उसे बैठने का इशारा किया और पूछा, आपका नाम? वह बोला, मेरा उपनाम झांग है, नाम हु है, उम्र 39 साल। मैंने सिर हिलाया और ध्यान से उसका चेहरा पढ़ने लगा। इस बार उसका चेहरा पिछली मुलाकात से काफी बदला हुआ था।
उसकी दोनों भौहों के बीच का भाग बदल चुका था। नाक की नोक और भौहों के बाहरी किनारों का रंग भी हल्का धुंधला पड़ गया था। चेहरा देखकर मुझे समझ आ गया कि जिस हत्या के मामले में वह फंसा हुआ था, उसका अंत अब करीब था। अब उसे बचने के लिए किसी विशेष उपाय की जरूरत नहीं थी। लेकिन उसने एक बड़ी गलती कर दी थी। खुद को बचाने के लिए उसने कई जगह पैसे खर्च करके लोगों से संबंध बनाए और मामला दबाने की कोशिश की। लेकिन उसका यही कदम उसके लिए उल्टा पड़ गया। इसी वजह से उसके चेहरे पर धन हानि के स्पष्ट संकेत दिखाई दे रहे थे। इसके अलावा उसके होठों के दोनों किनारों पर छोटे छोटे सफेद धब्बे भी दिखाई दे रहे थे। इसके अलावा उसके होठों के दोनों किनारों पर हल्के सफेद धब्बे भी दिखाई दे रहे थे। चेहरा पढ़ने की विद्या के अनुसार ये इस बात का संकेत था कि उसकी वैवाहिक या यौन क्षमता भी कुछ कमजोर थी। सब कुछ अच्छी तरह देखकर मैंने कहा, श्रीमान झांग, आपके चेहरे के संकेत बता रहे हैं कि आप घर जाकर 3 दिनों तक चुपचाप घर में ही रहें। कोई भी कदम उठाने की जरूरत नहीं है। ये मामला अपने आप शांत हो जाएगा। झांग हो ने हैरानी से पूछा, बस इतना ही? मैंने मुस्कुराकर कहा, हाँ, आपके चेहरे पर साफ लिखा है, पतझड़ बीत चुका है, अब बसंत दूर नहीं। इसका मतलब है कि इस मामले में आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। समय आने पर कोई और व्यक्ति इसे अपने आप सुलझा देगा। मेरी बात सुनते ही झांग हो के चेहरे पर खुशी लौट आई। अब उसका व्यवहार भी पूरी तरह बदल चुका था। वो मुस्कुराकर बोला, छोटे मास्टर, आपका नाम क्या है? मैंने जवाब दिया, मेरा उपनाम ली है और मेरा नाम टियान है। वो बोला, ठीक है, आगे कभी कोई परेशानी हुई तो मैं फिर आपके पास ही आऊंगा। इतना कहकर उसने लाल लिफाफे से नोटों की एक गड्डी निकाली और मेज पर रख दी। फिर वो जाने के लिए मुड़ा। मैं कुछ पल झिझका, लेकिन फिर उसे आवाज देकर रोक लिया। श्रीमान झांग, वो पलट कर बोला, जी छोटे मास्टर। मैंने कुछ नहीं कहा, बस कमरे में रखी एक हरी टोपी की ओर हल्का सा इशारा कर दिया। मेरा इशारा देखते ही झांग हू पहले चौंका, फिर उसके चेहरे पर गुस्से की एक झलक उभर आई। वो तुरंत मेरा मतलब समझ गया। उसने गंभीर स्वर में कहा, छोटे मास्टर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इतना कहकर वो जल्दी जल्दी वहां से चला गया। उसके जाने के बाद मैंने मेज पर रखे पैसे गिने। पूरे 3,000 थे। मैं बहुत खुश हुआ। सोचा, अगर दोपहर तक ऐसे ही 2 और ग्राहक मिल जाएं तो गुरुजी के इलाज के कई दिनों का खर्च निकल आएगा। और सचमुच दोपहर में एक और ग्राहक आ गई। वो एक महिला थी जिसने काला चश्मा और मास्क पहन रखा था। उसे देखकर मुझे थोड़ा अजीब लगा, लेकिन फिर भी मैंने आदर से उसे बैठने का इशारा किया और मुस्कुराकर पूछा, मैडम, बताइए, मैं आपकी क्या सहायता कर सकता हूँ? महिला बैठते ही मेरी ओर देखने लगी, फिर बिना किसी झिझक के बोली, मेरे पति मुझे रोज मारते पीटते हैं। मैं उनसे तलाक लेना चाहती हूँ, लेकिन वो किसी भी हाल में तैयार नहीं है। इसलिए मैं आपसे सिर्फ एक बात जानना चाहती हूँ, मेरे पति की मौत कब होगी? उसकी बात सुनकर मैं कुछ पल के लिए स्तब्ध रह गया। मैंने मन ही मन सोचा, ये कैसा अजीब सवाल है। लेकिन मैं दुकान चलाता था, इसलिए किसी ग्राहक को यूं ही मना भी नहीं कर सकता था। मैंने शांत स्वर में पूछा, क्या आपके पास आपके पति की कोई तस्वीर या उनकी जन्म तिथि और जन्म का समय है? महिला ने सिर हिलाकर मना कर दिया। तब मैंने कहा, अपना दाया हाथ मुझे दिखाइए, पहले आपकी विवाह रेखा देख लेता हूं। लेकिन जैसे ही मैंने उसकी हथेली देखी, मैं चौंक गया। उसकी मध्यमा उंगली के नीचे स्थित शनि पर्वत की रेखाएं पूरी तरह बिखरी हुई थीं। इतना ही नहीं, वहां से 3 अलग अलग रेखाएं निकलकर उसकी विवाह रेखा तक पहुंच रही थीं। हस्तरेखा शास्त्र के अनुसार शनि पर्वत व्यक्ति की निष्ठा और वफादारी का प्रतीक होता है। वहां इस तरह 3 रेखाओं का होना इस बात का संकेत था कि वो कम से कम 3 पुरुषों के साथ विवाहेतर संबंध रख चुकी थी। वहीं उसकी विवाह रेखा बीच से टूटी हुई थी। इसका अर्थ था कि उसके जीवन में केवल एक ही विवाह लिखा है और उसके पति की मृत्यु निश्चित है। कुछ देर सोचने के बाद मैंने कहा, आपके पति की मृत्यु होगी, लेकिन यह कब होगी इसका स्पष्ट संकेत अभी नहीं मिल रहा। इसके लिए आपका चेहरा देखना पड़ेगा। लेकिन अभी आपने अपना चेहरा ढका हुआ है, इसलिए सही समय बताना संभव नहीं है। महिला ने तुरंत कहा, बस इतना जानना काफी है कि वो मरेगा। हैरानी की बात यह थी कि उसकी आवाज में जरा सा भी दुख नहीं था। मैंने मन ही मन सोचा, जिस आदमी की शादी ऐसी औरत से हुई हो, उसकी किस्मत सचमुच खराब है। फिर महिला ने पूछा, क्या मेरी दूसरी शादी होगी? मैंने साफ जवाब दिया, नहीं, आपके जीवन में केवल एक ही विवाह लिखा है। महिला कुछ पल चुप रही, फिर उसने धीरे धीरे अपना चश्मा उतारा और मेरी आंखों में देखते हुए कहा, सचमुच तुम्हारी गणना काफी सटीक है। मैंने हैरानी से पूछा, तुम्हारा मतलब क्या है? महिला हल्की मुस्कान के साथ बोली, क्या तुम मुझे भूल रहे हो? महिला ने मेरी ओर देखकर कहा,
आज सुबह तुमने मेरे पति का भविष्य देखा था। जाते जाते तुमने उन्हें यह भी इशारे में बता दिया था कि मैं उन्हें धोखा दे रही हूं। इतनी जल्दी भूल गए क्या? ये कहकर वह ठंडी हंसी हंस पड़ी। उसकी बात सुनकर मैं चौंक गया। तब मुझे समझ आया कि उसका पति वही झांग हाव था जो सुबह अपना भविष्य दिखाने आया था। मैंने मन ही मन सोचा, कहीं ये मुझसे बदला लेने तो नहीं आई। महिला कुछ देर तक मुझे घूरती रही, फिर बोली, घबराओ मत, मैं यहां तुमसे लड़ने नहीं आई हूं, बल्कि अच्छा ही हुआ कि तुमने मेरे पति को सब बता दिया। अब मुझे चोरी छिपे मिलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब मैं अपने प्रेमी के साथ खुलकर मिल सकती हूँ। इतना कहकर उसने कुछ नोट निकालकर मेरी तरफ फेंके और बेफिक्र होकर बाहर चली गई। मैंने जैसे ही पैसे जेब में रखे, वह अचानक वापस लौट आई। कुछ पल झिझकने के बाद उसने पूछा, क्या तुम्हें उन चीजों के बारे में भी जानकारी है? मैंने सिर हिलाया। मैं समझ गया था कि उसका इशारा भूत प्रेत या किसी बुरी आत्मा जैसी अलौकिक चीजों की ओर था। यह देखकर उसने राहत की सांस ली और आगे बोली, मेरी एक सहेली इन दिनों कुछ अजीब व्यवहार कर रही है। वह अक्सर घर में अकेले बैठकर खुद से बातें करती रहती है और जब भी मुझे देखती है उसकी नजरें बहुत डरावनी लगती हैं। मुझे लगता है कि उस पर किसी बुरी आत्मा का साया है। क्या तुम चलकर उसकी मदद कर सकते हो? अगर तुम उसे ठीक कर दोगे तो वह तुम्हें कम से कम 20,000 रुपये मेहनताना देगी। 20,000 रुपये सुनकर मेरा मन जरूर डोल गया, लेकिन पैसों से ज्यादा मुझे अपनी जान प्यारी थी। इसलिए मैंने साफ कह दिया, माफ कीजिए, ये काम मैं नहीं कर सकता। मेरी बात सुनकर वह हैरानी से बोली, तुम तो भविष्य देखते हो, क्या तुम्हें यह सब नहीं आता? मैं हल्की सी मुस्कान के साथ बोला, ऐसी बात नहीं है। रहस्यमयी विद्याओं की दुनिया बहुत विशाल है। उसमें कई अलग अलग शाखाएं और विधाएं हैं। हर विद्या अलग होती है। भला कोई एक इंसान उन सभी में कैसे माहिर हो सकता है? महिला ने देखा कि मैं अब भी तैयार नहीं हो रहा हूं, तो भी उसने हार नहीं मानी। मैंने बेबसी से एक लंबी सांस ली, अलमारी से पूजा में इस्तेमाल होने वाली अगरबत्तियों का एक बंडल निकाला और उसे देते हुए कहा, इसे अपनी सहेली के घर के मुख्य दरवाजे पर ले जाकर 3 अगरबत्तियां जलाना। अगरबत्तियां पूरी तरह जल जाएं तो उनकी एक फोटो खींचकर मुझे भेज देना। पहले मुझे यह देखना होगा कि जिस चीज का साया है वह कितनी खतरनाक है। उसके बाद ही तय करूंगा कि तुम्हारी मदद कर सकता हूं या नहीं। मेरी बात सुनकर महिला के पास मानने के अलावा कोई और रास्ता नहीं था। वह चुपचाप वहां से चली गई। अगले दिन मैं अस्पताल में गुरुजी से मिलकर जैसे ही अपनी दुकान पर लौटा, देखा कि बाहर एक लग्जरी कार खड़ी है। वही महिला जल्दी से कार से उतरी और अपना मोबाइल मेरे हाथ में थमा दिया। मैंने फोटो पर नजर डाली। उसमें जली हुई 3 अगरबत्तियों में से 2 छोटी और एक लंबी दिखाई दे रही थीं। यह संकेत था कि उसकी सहेली सचमुच किसी बुरी आत्मा या अशुभ शक्ति के प्रभाव में थी। लेकिन वह शक्ति बहुत ज्यादा भयानक नहीं थी। कम से कम उससे निपटना मेरी क्षमता के भीतर था। 20,000 रुपए की मेहनताना याद आते ही मैंने ज्यादा देर नहीं लगाई। मैंने दुकान खोली, पूजा और तांत्रिक अनुष्ठान में काम आने वाला जरूरी सामान उठाया और महिला की कार में बैठ गया। रास्ते में जब हम सब्जी मंडी के पास से गुजरे तो मैं उतरा और एक जिंदा मुर्गा तथा एक टुकड़ा गोमांस खरीद लिया। कुछ ही देर बाद महिला मुझे एक बड़े से आलीशान बंगले के सामने ले आई। जैसे ही उसने मुख्य दरवाजा खोला, घर के अंदर से बर्फ जैसी ठंडी हवा का झोंका बाहर आया। मेरी गोद में रखा मुर्गा भी उसी पल जोर जोर से बांग देने लगा। इसके बाद मैं महिला के साथ उसकी सहेली के बेडरूम के दरवाजे तक पहुंचा। दरवाजे की दरार से झांक कर देखा तो एक बिखरे बालों वाली महिला बिस्तर के चारों ओर लगातार चक्कर लगा रही थी। यह देखकर मैंने अपनी जनतिथि और जन्म समय लिखी हुई पीले रंग की तांत्रिक पर्ची निकाली और उसे मुर्गे की चोंच में रख दिया। फिर एक लाल धागा मुर्गे की गर्दन पर बांधा और उसी धागे का दूसरा सिरा अपने अंगूठे में बांधकर एक मजबूत गांठ लगा दी। मैंने धीरे से उस महिला के कमरे का दरवाजा खोला और मुर्गे को अंदर छोड़ दिया। मुर्गा आराम से कमरे के अंदर चला गया, लेकिन वो महिला अब भी मेरी ओर ध्यान दिए बिना उसी अजीब ढंग से कमरे में चक्कर लगाती रही। मैंने हल्की सी खांसी की, फिर दरवाजे के बाहर खड़े होकर भारी आवाज में कहा, अरे दुष्ट भटकती आत्मा, मेरे जैसे यमदूत के सामने भी तू समर्पण नहीं करेगी? तुरंत आत्मसमर्पण कर और मेरे साथ चलकर अपने पापों का हिसाब दे। मेरी आवाज सुनते ही वो महिला घबरा गई। वो दौड़कर कमरे के कोने में सिमट गई और कांपते हुए बोली, हे बैलमुख महाराज, मुझे मत पकड़िए, मैं अभी इसी क्षण इसका शरीर छोड़ देती हूं। इतना कहते ही उसका शरीर अचानक ढीला पड़ गया और वो जमीन पर गिर पड़ी। उसी समय थोड़ी दूर एक धुएं जैसी आकृति उभरी और धीरे धीरे एक इंसानी साया दिखाई देने लगा। यह मेरी जिंदगी में पहली बार था जब मैंने किसी भूत को अपनी आंखों से देखा था। डर के मारे मैंने तुरंत अपना मुंह हाथ से ढक लिया। फिर अपने डर पर काबू पाने के लिए उंगली को जोर से काटा और गंभीर स्वर में पूछा,
तू एक भटकती आत्मा है, फिर जीवित इंसानों को क्यों परेशान कर रही है? वो आत्मा जल्दी से बोली, महाराज, मैं निर्दोष हूं। मैंने उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। उस दिन ये लड़की नशे में एक गली से गुजर रही थी। मैंने उससे कहा कि मुझे घर पहुंचा दो। उसने हाँ कह दिया, इसलिए मैं उसके साथ यहां आ गई। मैंने फिर पूछा, तो फिर तू यमलोक क्यों नहीं गई? वो उदास होकर बोली, मुझे भी नहीं पता। मेरी मौत को अभी कुछ ही दिन हुए हैं। मैं अपने मरने की जगह से बहुत दूर नहीं जा सकती। अगर आप मेरा शव ढूंढने में मेरी मदद कर दें तो मैं खुशी खुशी आपके साथ यमलोक चली जाऊंगी। इतना कहकर वो आत्मा मेरे सामने घुटनों के बल बैठ गई और दया भरी नजरों से मेरी ओर देखने लगी। तभी मैंने पहली बार उसे ध्यान से देखा। वो मुश्किल से 18-19 साल की एक युवती थी। उसके चेहरे पर चोट का कोई निशान नहीं था, लेकिन उसकी गर्दन पर रस्सी से कसकर दबाए जाने का एक गहरा निशान साफ दिखाई दे रहा था। ऐसा लग रहा था कि लड़की की मौत गले में रस्सी कसकर की गई थी। लेकिन जब मैंने उस महिला के चेहरे के भाव और उसकी मुखाकृति को ध्यान से देखा तो मैं हैरान रह गया। उसका चेहरा संतुलित था। चेहरे की बनावट बेहद शुभ थी और होठों के किनारों पर हल्के गड्ढे भी थे। सबसे अहम बात यह थी कि उसके चेहरे पर अल्पायु के कोई संकेत नहीं थे। ऐसी मुखाकृति वाले इंसान के बारे में तो मैं यही कहूंगा कि वो आराम से 70-80 साल बल्कि 100 साल तक भी जी सकता था। लेकिन उसकी इतनी कम उम्र में मौत हो जाना सिर्फ दो ही बातों की ओर इशारा करता था। पहली, हो सकता है कि वो किसी और की जगह मौत का शिकार बन गई हो, यानी किसी और पर आने वाला जानलेवा संकट उसने अनजाने में अपने ऊपर ले लिया हो। दूसरी, यह भी संभव था कि वो अभी मरी ही ना हो और मेरे सामने दिखाई दे रही ये आधी पारदर्शी आत्मा शायद किसी भयानक सदमे के कारण उसके शरीर से बाहर निकल आई हो। इतना सोचकर मैंने गहरी सांस ली और उससे पूछा, क्या तुम्हें याद है कि तुम्हारे साथ ये सब कहां हुआ था? महिला कुछ पल सोचने के बाद बोली, मुझे बस इतना याद है कि उस दिन मेरी एक सहेली का जन्मदिन था। हम सब एक बार में गए थे और थोड़ी सी शराब पी थी। वापसी में मैं अपनी सहेली के साथ कार से लौट रही थी। तभी उसने कहा कि उसका कोई सामान बार में छूट गया है और वो उसे लेने वापस जा रही है। मैं सड़क किनारे उसका इंतजार करने लगी। तभी अचानक किसी ने पीछे से आकर मेरा मुंह दबा दिया। उसके बाद क्या हुआ मुझे कुछ भी याद नहीं। उसकी बात सुनकर मैंने मन ही मन एक लंबी सांस भरी। लगता था कि वो अपनी उसी सहेली की जगह इस जानलेवा साजिश का शिकार बन गई थी। मैंने पूछा, क्या तुम्हें उस बार का नाम याद है? वो बोली, नाइट बार, यहीं पास में है। मैंने सिर हिलाया, फिर उस आत्मा की ओर देखकर कहा, मैं अधोलोक का अधिकारी हूं। फिलहाल तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें तुम्हारे शरीर तक ले चलूंगा। ये सुनते ही वो खुशी से झुककर बोली, बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु। इतना कहकर वो हरे धुएं की एक लहर में बदल गई और उड़कर उस मुर्गे के मुंह के भीतर समा गई। इतनी आसानी से सब कुछ हो जाएगा इसकी मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। लेकिन अगले ही पल मेरे मन में एक बुरा ख्याल आया, रुको, उसने मुझे बेवकूफ बना दिया। जब मैं अभी थोड़ी देर पहले उस आत्मा का चेहरा देख रहा था तब मैंने गौर किया था कि उसकी भौहें लंबी और सीधी थीं। उनकी लंबाई उसके माथे की हेयरलाइन के लगभग आधे हिस्से तक थी। ऐसी मुखाकृति वाले लोग आमतौर पर बहुत बुद्धिमान होते हैं। इसके अलावा वो शुरू से ही असामान्य रूप से शांत थी। तभी मुझे समझ आया कि शायद उसने पहले ही पहचान लिया था कि मैं कोई असली यमदूत नहीं हूँ। लेकिन उसने ये भी समझ लिया था कि मेरा इरादा उसकी मदद करना है, इसलिए उसने सच जानने के बावजूद मेरा साथ दिया। जैसे ही मैंने उस मुर्गे को अपनी बाहों में उठाया, मेरे कानों में उसी आत्मा की आवाज़ गूंजी, मेरी मदद करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उसकी आवाज़ सुनते ही मेरा पूरा शरीर सिहर उठा। मैं इतना घबरा गया कि मेरे हाथ से मुर्गा लगभग छूट ही गया। जब ये पक्का हो गया कि उसकी सहेली अब पूरी तरह सुरक्षित है तो उस महिला ने बिना किसी झिझक के मुझे 20,000 युआन इनाम के तौर पर दिए। मैंने उसे कुछ ज़रूरी सावधानियां समझाईं, फिर उससे विदा लेकर जल्दी जल्दी नीचे आया। नीचे पहुंचकर मैंने एक टैक्सी ली और सीधे नाइट बार की ओर निकल पड़ा। आत्मा के बताए रास्ते पर चलते हुए मैं एक सुनसान गली के मुहाने तक पहुंचा। चारों ओर ध्यान से तलाश करने पर मुझे जमीन पर कुछ हल्के से निशान दिखाई दिए, लेकिन जब मैं उन निशानों का पीछा करते हुए एक तिराहे तक पहुंचा तो वे अचानक वहीं खत्म हो गए। ऐसा लग रहा था कि हत्यारा लड़की के शरीर को किसी गाड़ी में डालकर वहां से ले गया था। अभी अभी मिला सबसे अहम सुराग भी हाथ से निकल गया। ये सोचकर मेरा मन मायूस हो गया।
मेरे पास उस आत्मा से दोबारा पूछने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। मैंने पूछा, क्या तुम्हें और कुछ याद है? लेकिन उसने सिर हिलाते हुए कहा, उसके बाद क्या हुआ मुझे बिल्कुल याद नहीं। मैं अभी सोच ही रहा था कि आगे क्या किया जाए, तभी अचानक मेरी जेब में रखा मोबाइल फोन बज उठा। मैंने जेब से मोबाइल निकाला और देखा तो हैरान रह गया। कॉल मेरे पुराने जिगरी दोस्त तियान की थी, जिससे कई सालों से मुलाकात नहीं हुई थी। कुछ देर हालचाल पूछने के बाद हमने नाइट बार 98 के बाहर मिलने का तय किया। थोड़ी ही देर में लंबे सुनहरे बालों वाला, स्टाइलिश और आकर्षक व्यक्तित्व का एक युवक मेरे सामने आकर खड़ा हो गया। कुछ देर बातचीत करने के बाद त्यान की नजर मेरी गोद में बैठे मुर्गे पर पड़ी। उसने हैरानी से पूछा, तुम इस मुर्गे को गोद में लेकर क्यों घूम रहे हो? मैंने पहले चारों तरफ सावधानी से देखा, फिर उसके कान के पास जाकर धीरे से कहा, जो मैं बताने जा रहा हूं उसे सुनकर घबराना मत। इस मुर्गे के अंदर एक लड़की की आत्मा है, लेकिन वो किसी को नुकसान नहीं पहुंचाती। वो सिर्फ चाहती है कि मैं उसका शव ढूंढ दूं, ताकि वो परलोक जाकर शांति पा सके। मेरी बात सुनकर त्यान ने बस मेरी ओर देखा और शांत स्वर में पूछा, क्या तुम्हें मेरी मदद चाहिए? इतना कहकर उसने अपना हाथ बढ़ाया और मुर्गे की गर्दन पर हल्के से हाथ फेरा। लेकिन जैसे ही उसका हाथ मुर्गे को छुआ, मुर्गा जोर जोर से फड़फड़ाने लगा। वो पूरी ताकत से छूटकर भागने की कोशिश करने लगा, मानो उसके सामने कोई भयानक दुश्मन खड़ा हो। मैं अभी यही सोच रहा था कि ऐसा क्यों हुआ, तभी त्यान पूरे आत्मविश्वास के साथ बोला, उसका शव ढूंढना बहुत आसान है। आज रात हम दोनों यहां वापस आएंगे। सिर्फ 1 घंटे में मैं तुम्हें उसका शव ढूंढ कर दिखा दूंगा। मुझे लगा कि वो मजाक कर रहा है, इसलिए मैंने उसकी बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। मैं उसे अपने साथ एक रेस्टोरेंट ले गया। हम दोनों खाना खाते हुए पुरानी यादों और बातों में खो गए। लेकिन बातचीत के दौरान अचानक मेरी नज़र उसके चेहरे पर गई। तभी मुझे एहसास हुआ कि उसके चेहरे की बनावट में कुछ असामान्य था। उसके चेहरे के एक विशेष भाग के आसपास हल्की सी काली आभा दिखाई दे रही थी। लेकिन यह किसी बुरे भाग्य या दुर्भाग्य का संकेत नहीं था। यह इस बात का संकेत था कि हाल ही में उसने अपने किसी बेहद करीबी इंसान को हमेशा के लिए खो दिया था।